Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we will talk about pollution. Pollution जो है JK SSB के हर किसी एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट पूछा गया है. आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. ये टॉपिक जर्नल साइंस में भी जो है इंक्लूड होता है. जिनके सिलेबस में जर्नल साइंस दिया है डायरेक्टली, ये टॉपिक इंक्लूड है उनकी सिलेबस में भी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देखिए, पोल्यूशन होता क्या है. पोल्यूशन होता है कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो. ठीक है, किस में? एयर में, वाटर में, लैंड में या सॉइल में. मतलब अनडिज़ायरेबल चेंज मतलब जो चेंज ठीक नहीं है, चाहे वो फिज़िकली हुआ हो, चाहे वो केमिकली हुआ हो, चाहे बायोलॉजिकली हुआ हो, हवा में, पानी में, ज़मीन में. ठीक है, उस चेंज को हम बोलते हैं पोल्यूशन. और जो एजेंट्स जो कि ऐसी चेंजेस जो हैं वाटर में, एयर में, लैंड में या सॉइल में करते हैं, उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. ठीक, पोल्यूशन के लिए जो है कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट है इंडिया में, आपको ये चीज़ याद रखनी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, दिस इज़ फॉर द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन. इंडिया गवर्नमेंट ने जो है ये एक्ट पास किया था 1986 में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले है इसमें एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब रिलीज़ हो पोल्यूटेंट्स का, पोल्यूटेंट मैंने अभी समझाया, ऐसी चीज़ जो कि अनडिज़ायरेबल चेंज जो है प्रोड्यूस करे. ठीक है, रिलीज़ ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर. ठीक है, जिससे क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ और प्लैनेट दोनों को जो है डैमेज होता है, उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन. ठीक, सोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं. नेचुरल कौन कौन से हैं? वॉल्केनो हो गया, फॉरेस्ट फायर, कभी जंगल में खुद ही आग लग जाती है, पोलन्स होते हैं. राइट, ये है नेचुरल. और मैन मेड तो बहुत सारे हैं, जिनमें जो मेजर है वो है पावर प्लांट्स और व्हीकुलर एमिशन. व्हीकुलर एमिशन मतलब जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है वो. ठीक है, ये है सोर्सेस. अब हम पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की, उसको कम करता है. मतलब ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, ये भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है. दूसरा है पर्टिकुलेट मैटर, एरोसोल्स. राइट, इससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी इलनेस. ठीक है. तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2. ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? कोल से. कोल आपको पता होगा बहुत सारे पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पहले रेलवेज़ में भी यूज़ होता था. इससे भी ये भी जो है एक बहुत ख़तरनाक गैस है, पोल्यूटेंट है, और इससे भी रेस्पिरेटरी इलनेस होती है. इसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO. देखिए, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपने याद रखने हैं सारे. ये क्या करता है? ये हार्ट और लंग प्रॉब्लम्स करता है. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. ये कार्सिनोजेनिक है, मींस कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है ये. ठीक है. और है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC, जिनको हम बोलते हैं, जिनमें वेपर्स और गैसेस होते हैं. ठीक है, ये है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. इसके बाद हम करेंगे बात सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो है उसमें सबसे पहला है एसिड रेन. एसिड रेन
आपको पता होगा पोल्यूशन की ही वजह से होता है। जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो एक रेन जिसमें कि एसिड मतलब जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट हो रेन में, सो उसको कहते हैं हम एसिड रेन। ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, रेन प्लस केमिकल्स। और इसमें होता क्या है, ज़्यादातर एक होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये करते क्या है, H2O को ऑक्सीडाइड करते हैं। मीन्स आपने सुना होगा कि मार्बल को जो है एसिड रेन बहुत इफ़ेक्ट करती है, राइट। उसके बाद है स्मोग। स्मोग मतलब ब्राउन एयर। इसमें क्या होता है, O3 ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और पैन होता है पेरोक्स एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्स एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक। और ब्राउन एयर जो है, इसमें और एक भी एयर होता है जो इसको हम ग्रे एयर बोलते हैं। ये इनकम्प्लीट स्मॉग होता है। मीन्स ये पूरा डेवलप है ब्राउन वाला और ये हाफ डेवलप्ड है, ठीक है। और अगला जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो है ओजोन, O3। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के। सबसे पहला होता है रिड्यूसेस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की ग्रोथ कम होती है, ठीक है। डेथ ऑफ प्लांट्स, प्रीमैच्योर डेथ, ठीक। रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसके बारे में हमने बात की। रेस्पिरेटरी इलनेस, इसके बारे में मैंने आपको बोला। करोड्स बिल्डिंग्स, एसिड रेन की बात हो रही है, ठीक है। एक्यूट इरिटेशन टू आइज एंड स्किन, स्किन और आइज के लिए भी ये जो है इरिटेशन पैदा करता है। हार्ट एंड लंग्स को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और इसके लिए एक्ट है एयर पोल्यूशन प्रिवेंटेशन एक्ट 1981। ये हो गया एयर पोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब सेम कि जब कंटेमिनेशन हो वाटर का, वाटर जो है वो गंदा हो, उसमें केमिकल्स प्रेजेंट हो और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो जो कि इन्हीं केमिकल्स या कुछ नेचुरल चेंजेस की वजह से उसमें डेवलप होते हैं, ठीक है। कॉजेज़ कौन कौन से हैं इसके, बायोलॉजिकल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये एग्रीकल्चर वेस्ट से निकलते हैं ये चीज़ें, ठीक है। और इनके बारे में आपको पता ही होगा, मैंने कल ही जो है आपको इसके बारे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लेक्चर में समझा है, डिजीज़ में। उसके बाद है फिज़िकल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे हॉट वाटर, ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स मतलब जो ऑयल वाटर में जाए, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रीज से कुछ ऑयल्स निकलते हैं जो कि वाटर में जो है मिलते हैं, उनको हम ऑयल स्पिल्स बोलते हैं। और या केमिकल चेंज कॉजेज़ भी हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के, जैसे जब हम एक्सेस यूज़ करें फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का या इफ्लुएंट्स का, ठीक है। देखिए डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, आपने ये टर्म समझनी है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है कि जो नेचुरल अमाउंट हो ऑक्सीजन का वाटर बॉडी में, वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, राइट। क्योंकि H2O फार्मूला है तो O की बात हो रही है, वाटर प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। सो जो नेचुरल अमाउंट हो ना ऑक्सीजन का एक वाटर बॉडी में, उसको हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा बढ़ता है उतना ही कम होता है ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक। और जितना ये कम होगा उतना इफ़ेक्ट पड़ेगा एक्वाटिक एनिमल्स पे, उतना इफ़ेक्ट पड़ेगा उस वाटर की क्वालिटी पे, राइट। सो ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का आपने देखा कि जब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होता है तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वाटर बॉडी में वो डिक्रीज़ होता है, ठीक। इसके बाद है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक डिकम्पोजर्स। ऑक्सीजन जो रिक्वायर होता है एरोबिक डिकम्पोजर्स को, किसके लिए, फॉर डिग्रेडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ठीक है।
एरोबिक डिकम्पोजर्स जो होते हैं, मतलब जो कि डिग्रेडेशन करते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का वाटर में, उनको भी जो है ऑक्सीजन की डिमांड होती है। उस डिमांड को हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इस पोल्यूटेड वाटर में भी क्या होता है, जितना BOD ज़्यादा होगा, जितनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ज़्यादा होती है, उतना डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा। ये तो बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि जितना ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो रहा है उतना कम होगा ना उस वाटर में ऑक्सीजन। सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरी चीज़ है इसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कॉड जिसको हम बोलते हैं, ठीक। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल मैटर, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। और ये ऑक्सीजन डिमांड जो है, अब ये तो सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी उतना कम ऑक्सीजन होगा वाटर बॉडी में, तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन भी जो है इससे डिक्रीज़ होता है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि स्मॉल फिशेस, प्लैंकटन्स, एक्वाटिक जो क्रिएचर्स हैं, उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता उस क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में उनको ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ मैटर में, राइट। चलिए, नेक्स्ट टर्म है इसमें यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लैक बाय न्यूट्रिएंट रिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, ठीक। होता क्या है कि नेचुरल एजिंग, एक लैक जो होता है उसमें जब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है ना, वो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, ठीक। एक लेक की नेचुरल एजिंग किससे? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, जितना पानी में न्यूट्रिएंट क्वालिटी होगा, जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है उतना ज़्यादा नेचुरल एजिंग हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि पोल्यूटेंट्स जो है ना वो एक्सेलरेट करते हैं इस रेट ऑफ यूट्रोफिकेशन को, ठीक। एक्सेलरेट कैसे करते हैं? पोल्यूटेंट्स में क्या होता है, पोल्यूटेंट्स में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। वो जब आप पानी में डालोगे, जब वो लेक में पहुंचते हैं, तो जो इसकी नेचुरल एजिंग होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब यूट्रोफिकेशन बहुत जल्दी हो जाती है लेक की, और उसका कारण बनता है यही पोल्यूटेंट्स। ये एक्सेलरेट करते हैं इस टाइम को, ठीक है। एक्सेलरेट होने से टाइम बहुत कम लगता है, यूट्रोफिकेशन पहले ही हो जाती है, ठीक। चले, उसके बाद है अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम आपने देखा होगा कि पानी में जो है वो बिल्कुल लटकते रहते हैं ऐसे, वो अल्गल्स, राइट, अलगे जो है, तो उसको हम अल्गल ब्लूम कहते हैं। अल्गल ब्लूम क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो काज करते हैं एक्सेसिव ग्रोथ, किसके? प्लैंक्टोनिक अलगे, मतलब फ्री फ्लोटिंग अलगे की, जो मैंने बोला कैसे जो है लटकते रहते हैं वो पानी में से। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, अगर आप कभी वाटर बॉडी के पास गए हैं या आपके पास कोई वाटर बॉडी नज़दीक में है। इसमें क्या होता है कि ये टोटली कवर करते हैं सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, राइट। और उससे क्या होता है? एंट्री ऑफ लाइट कम हो जाती है, एंट्री ऑफ लाइट कम हो जाती है, और टॉक्सिन्स ये रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स जब रिलीज करते हैं तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाता है पानी में। फिर से बात वहीं पे आती है कि डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ। जब फिश को उसके रिक्वायरमेंट का ऑक्सीजन नहीं मिला, उसको सनलाइट नहीं मिली, उसको टॉक्सिन्स जो है वो मिले वाटर में, तो ऑब्वियसली उसको डेथ ही होगी ना, राइट। सो ये है अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम भी जो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो काज करते हैं एक्सेसिव ग्रोथ इसकी, इस अलगे की, फ्री फ्लोटिंग अलगे की, उसको हम अल्गल ब्लूम बोलते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि एक तो सरफेस ऑफ वाटर बॉडी जो है वो कवर हो जाती है, लाइट नहीं पहुंच पाती प्रॉपरली,
टॉक्सिन्स वो रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कम हो जाता है। ठीक, इफ़ेक्ट होता है फिर से एक्वाटिक लाइफ पर ही। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है इकोर्निया क्रैसिपिस। ये जो है ये बॉटनिकल नेम है, इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? ये एक जो है अलगे है जो कि वाटर में होती है, और ये बिल्कुल जो मैंने ऊपर बातें बोली हैं ये यही सब करता है कि मतलब बिल्कुल एक्सेसिव ग्रोथ में आ जाता है, फिर वाटर में ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या है इस वाटर पोल्यूशन के? देखिए, जब एक्सेसिव नाइट्रेट्स होंगे वाटर में तो सबसे पहले होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत कम होता है ब्लड में। ठीक, उसके बाद है मरकरी। जब मरकरी वाटर में ज़्यादा हो तो उससे होती है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। ठीक, और मिनामेटा डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद है कैडमियम। कैडमियम जब पानी में ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है? उससे होता है बोन्स एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स। ठीक, या आउच आउच डिजीज़ भी उसको बोलते हैं। ठीक है, जब फ्लोरीन एक्सेस हो तो फ्लोरोसिस, आपको पता ही है, फ्लोरोसिस टीथ और बोन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट, उसके बाद है आर्सेनिक पॉइजन। आर्सेनिक पॉइजन से क्या होता है? ब्लैक फुट डिजीज़। और इस वाटर पोल्यूशन के लिए एक्ट है वाटर प्रिवेंशन पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974। ठीक, ये हो गया हमारा वाटर पोल्यूशन। इसके बाद आता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन मतलब सिंपली टॉक्सिक केमिकल्स का प्रेजेंट होना सॉइल में। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या है? एक है अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर क्या होता है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स। आप केमिकल्स का एक्सेस यूज़ करते हो कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिलना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से होता क्या है? सॉइल में पोल्यूशन हो जाता है। ठीक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये तो आपको पता ही है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन या वेस्ट, देखिए रेडियो एक्टिव भी जो है वो वेस्ट भी होता है, उसकी वजह से भी जो है सॉइल पोल्यूशन होता है। राइट, और इसमें रेडियो एक्टिव जो है इसमें प्रेजेंट क्या होता है ज़्यादा? C14, कार्बन 14 और यूरेनियम 235 इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है जो कि रेडिएशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या होती है इससे? हाई म्यूटेशन और डिसऑर्डर्स। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं और म्यूटेशन ज़्यादा होती है। उसके बाद ई वेस्ट, इसका बड़ा कॉज है। ई वेस्ट क्या मतलब? पीसीज, अदर गुड्स में आता है फोन्स, मतलब ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, राइट, जिनको हम ई वेस्ट में इंक्लूड करते हैं। और ये भी जो है रिलीज़ करते हैं डिफरेंट हार्मफुल एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि सॉइल के लिए ठीक नहीं होते। इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इस सॉइल पोल्यूशन से? सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, डिप्रेशन, हेडेक और नोज़िया। ठीक है, जब ये मरकरी सॉइल में प्रेजेंट होता है ज़्यादा तो इससे किडनी और लिवर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये कंट्रीब्यूट करता है सॉइल पोल्यूशन किसको? एयर पोल्यूशन को भी। ठीक, मेटाबॉलिज्म जो है प्लांट्स में ये अल्टर करता है और क्रॉप यील्ड को कम करता है, क्योंकि ओबियसली जब प्लांट्स जो है वो सॉइल से ही मिनरल्स लेते हैं, सॉइल से ही अपटेक करते हैं सब कुछ, तो जब सॉइल में ही प्रॉब्लम होगी तो उनके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स होती हैं और क्रॉप यील्ड भी उतना अच्छा नहीं निकलता। इस सॉइल पोल्यूशन के प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, लैंड पोल्यूशन एक्ट है जिसको हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986 बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन तो आपको पता ही होगा, अनडिजायर्ड लेवल ऑफ साउंड। ठीक, इस साउंड नॉइज़ को जो है हम मेजर किस में करते हैं? डेसिबल्स में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कॉजेज़ है इंडस्ट्रियल साउंड्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साउंड्स है, हाउस होल्ड साउंड्स हो, व्हीकुलर साउंड्स हो, डीजे चल रहा हो। राइट, इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखिए इफ़ेक्ट्स इसमें डिफरेंट है बाकी से। इसमें होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ह्यूमंस में, मतलब दिमागी संतुलन ठीक
नहीं रहता इसमें अगर ज़्यादा हो गए इससे। स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आती इसमें। हेयरिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम तो ओबियसली हो सकती है, और हार्ट बीट भी जो है वो राइज हो सकती है इससे। अच्छा, जो साउंड 70 डेसिबल से ऊपर हो वो डैमेजिंग नहीं होती, ठीक है, पहली बात। यहाँ पे अगर मैं आपको एक पॉइंट और लिखवाऊँ कि 20 हर्ट्ज से, या छोड़े ये आपको जो है ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। रिडक्शन कैसे कर सकते हैं हम? साउंड ऑब्जॉर्बेंट्स जो हैं, जो कि साउंड को खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अगर करें तो नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, व्हीकल्स में जो है, व्हीकल्स में अब जो नए नए व्हीकल्स आते हैं उनमें बिल्कुल मॉडिफाई किया होता है, वो आवाज़ बिल्कुल नहीं करते, राइट। तो उनमें क्या यूज़ करते हैं? साउंड एब्जॉर्बेंट्स, ठीक, उससे नॉइज़ पोल्यूशन रिडक्शन होती है। देखिए, ओजोन के बारे में आपको मैंने बोला, ओजोन जो है ये डिस्कवर किया था चैपमैन ने। ये ओजोन लेयर होती कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, और जहाज इस लेयर को यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रखना। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है ये ज़मीन से, बिल्कुल, अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करें, ठीक है। होता क्या है, जब ऑक्सीजन सन की वजह से टूट जाता है दो एटम्स में, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, और फिर क्या होता है, ये एक O2 जो है, ये इस एक ऑक्सीजन को, ये O2 मॉलिक्यूल जो है, ये इस एक ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके ओजोन O3 बनाता है। यह है इसके बनने की फॉर्मूला, ठीक, कि बनता कैसे है। अच्छा, देखिए, ये प्रोटेक्शन करता है, ये ओजोन लेयर का काम क्या है? ये अर्थ के सराउंडिंग में है, अर्थ अगर बीच में है तो ये अर्थ के सराउंडिंग में है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये करता क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को जो है एक तो रिफ्लेक्ट करता है आधियों को, और आधियों को एब्जॉर्ब करता है। उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है, और इसकी वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेन फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अब इसमें डिप्लीशन होती है। डिप्लीशन कैसे होगी, मतलब कम कैसे होगा ये? डिप्लीशन होती है जब हम ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि ओजोन को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे आपने सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में ये गैस यूज़ होती है, ये उस ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक। डिप्लीशन जो है ये ऑब्जर्व की थी सबसे पहले फॉरमैन ने, और डिप्लीशन यूनिट है डॉब्सन। याद रखना, ओजोन की थिकनेस हम मेजर करते हैं डॉब्सन में, ठीक। चलिए, देखिए, मैं अभी इसी की बात कर रहा था, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC एसीज में होता है, फ्रिज में होता है, कोल्ड स्टोरेज में होता है, ठीक है, ये इसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। और कार्बन मोनोऑक्साइड इसको डिस्ट्रॉय करता है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको जो है डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। SF6, PFCs और HFCs ये भी इसको जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या है इसके डिप्लीशन का? देखिए, इफ़ेक्ट है इसकी डिप्लीशन का कि सबसे पहले स्किन कैंसर होगा। कैसे कि जब UV रेज जो सन से आती है, जब उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा तो वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी तो स्किन को जो है कैंसर हो सकता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, जीन्स को ये चेंज कर सकता है, फोटोसिंथेसिस प्रॉब्लम कर सकता है प्लांट्स में, और फूड चेन में जो है ये इनबैलेंस कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन UV रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी 3 पार्ट्स हैं। एक बोलते हैं हम अल्ट्रावायलेट A, जिसकी जो है वेवलेंथ होती है 400 से 350 nm, और ये जो है ये रैशेस जो है ये रैशेस स्किन में जो है डेवलप करती है, स्किन रैशेस। दूसरी है इसमें अल्ट्रावायलेट B, जिसकी जो है वेवलेंथ होती है 350 से 280 nm।
ये स्किन कैंसर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, स्किन कैंसर हो सकता है इससे। और तीसरी है इसमें अल्ट्रावायलेट सी, जो कि बहुत ही डेंजरस है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है 110 से लेकर 280 तक, और ये बहुत डेंजरस है। मतलब हमने ये चीज़ सीखा यहाँ पे कि जितनी वेवलेंथ कम होती है अल्ट्रावायलेट रेज की, उतनी ज़्यादा डेंजरस ये होती है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे ओजोन होल की। ओजोन होल क्या है? ओजोन होल बोलते हैं हम, जब मैंने डॉब्सन बोला था हम थिकनेस मेजर करते हैं डॉब्सन से। जब ओजोन लेयर की थिकनेस जहाँ जहाँ पे 100 डॉब्सन से कम है, ठीक है, उसको हम ओजोन होल बोलते हैं। ठीक, और थिकनेस जो है ये इक्वेटर पे लेस है और पोल्स पे ज़्यादा है। पोल्स पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे कम है। ठीक है, इसके बाद हमने एक फिनोमेना पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये एक नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेनन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। मतलब ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है, राइट। अगर हम पहले बोले ग्रीन हाउस होता क्या है? ग्रीन हाउस होता है, आपने देखा होगा ये गिलास का होता है मेनली, या पॉलीथीन, वो डिफरेंट टाइप का होता है जिसमें हम ग्रीन प्लांट्स और फ्लावर्स को ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हीट जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है, उसमें टेम्परेचर कम नहीं होता, राइट। देखिए, इस एक क्वेश्चन आता है जेके एसएसबी में कि इनमें से वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। ठीक, तो आपने ये जो है याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है कॉस्मिक की, उससे कम गामा की, उससे कम एक्सरे की, उससे कम अल्ट्रावायलेट, उससे कम विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, और सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की। ये आपने एक सीक्वेंस याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन CH4। करते क्या है ये ग्रीन हाउस गैसेस? ये हीट को ट्रैप करते हैं, मतलब ये टेम्परेचर को डाउन नहीं होने देते, ये हीट को ट्रैप करते हैं जिससे टेम्परेचर जो है अप हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस मैंने बोला क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ट्रैप करते हैं हीट को इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहला है वाटर वेपर, जो कि इवापोरेशन में जो है, इवापोरेशन आपको पता होगा, अर्थ पे प्रोसेस होता है इवापोरेशन का, वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक, दूसरे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन साइकिल में या बर्निंग ऑफ फॉसिल्स में जो है ये प्रोड्यूस होता है, और जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है। मीथेन, मीथेन अगला गैस है, वेटलैंड्स में ओशंस से और वॉल्केनोज से जो है ये प्रोड्यूस होता है, और इसमें क्या होता है, ये भी ट्रैप करता है, राइट। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी कभी जेके एसएसबी क्या करता है कि कंफ्यूज कर देगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, उसमें NO2 और NO डाल देता है। ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, सॉरी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, मैंने बोला आपको पहले ही, जो है HFCs है, राइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, PFCs है, SFCs है, राइट। ब्लैक कार्बन है जो कि वाइल्ड फायर से प्रोड्यूस होता है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। चले, इसके बाद जो है हमने देखना है ये ग्रीन हाउस गैसेस करते क्या हैं। ये करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओबियसली टेम्परेचर राइज होगा, अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर राइज होगा, एटमॉस्फेयर का, तो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग ही होगी, राइट।
और इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वाटर वेपर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, राइट, लेकिन सबसे कम करता है ग्लोबल वार्मिंग में। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपने। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग एक कॉज है, लेकिन उसमें वाटर वेपर का सबसे कम रोल है, ये चीज़ याद रखना। CO2 का है 60%, मीथेन का 20%, N2O जिसकी हमने बात की भी, नाइट्रस ऑक्साइड 14% और फ्लोरीन गैसेस हैं 6%। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्रेजुअल इंक्रीज। जब इंक्रीज हो ग्रेजुअल किसमें? ओवरऑल टेम्परेचर में, अर्थ सरफेस टेम्परेचर का। अर्थ की टेम्परेचर जो है, अर्थ सरफेस का जो है, वो जब इंक्रीज हो, ग्रेजुअल इंक्रीज हो, मेनली ट्रोपोस्फीयर में, देखिए ट्रोपोस्फीयर की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, जो टॉप इमिटर्स हैं, जो टॉप, जिनको हम बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है दुनिया में इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उसमें सबसे पहले आता है चाइना, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद इंडिया। ठीक है, होता क्या क्या है इससे? सबसे पहले राइज है, सी लेवल में राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा कश्मीर में भी जो है अब स्नोफॉल जो है नवंबर में ही पड़ती है, पहले पहले ही, इवन कुछ साइड से तो अक्टूबर में ही पड़नी स्टार्ट हो गई है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सो वाटर की लेवल कम हो रही है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन, जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसकी भी डिप्लीशन हो रही है। एसिडिफिकेशन हो रही है पानी की। सो ये इफ़ेक्ट्स हैं जो कि किससे हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग से। सो ये था पोल्यूशन, इसमें हमने सब कुछ कवर किया जो आपके लिए एक JK SSB एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में एज यूजुअल मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाने से पहले रिक्वेस्ट फिर से यही कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है हेल्प मिल सके और हमें भी जो है हेल्प हो ग्रो करने में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।